हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। और हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज की अगर बात करेंगे तो आज आप भी जानते हैं कि आज कौन सा दिन है। आज मंगलवार है शायद, ठीक है। तो मंगलवार विशेष में आज हम विशेषतः चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ एक राज्यपालों की, जहाँ पे कल जब मुख्यमंत्री की बात किए थे तो उसी मुख्यमंत्री के पहलू में हमने ऐड भी कर दिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री एक छोटा सा बिंदु था। उस बिंदु को समाप्त करते हुए हम राज्यपाल के कुछ एक संवैधानिक पहलुओं के बारे में चर्चा किए थे और हम शक्ति के बारे में चर्चा करें उससे पहले कुछ लोग यहाँ पे अपना जो तार्किक शक्ति होती है उस तार्किक शक्ति को, चूंकि एग्जाम्पल में आपकी रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है ना, तो उसका प्रयोग करने लगे थे, तो इसी कारण से क्लास बंद हो गई थी। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में इस तरीके से ना कुछ करेंगे, क्योंकि अगर जो ऐसा कुछ करेंगे तो हो सकता हो कि कल की क्लास में वो ना दिखे, ठीक है। तो इस कारण से थोड़ी सी शांति और थोड़ा सा तन्मयता बनाते हुए इस क्लास में, खास करके हमारी क्लास में बैठे। बाकी दूसरी की क्लास में कैसे रहते हैं उसका हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर जो हमारी क्लास में बैठते हैं तो हमारी क्लास में थोड़ा सा सीरियस होकर बैठे, क्योंकि हमारा पूरा एक जो नजरिया होता है वो कैमरे पे तो होता ही रहता है, लेकिन इसके बाद कमेंट के हर एक पहलू पे घूमता रहता है। तो जहां पे थोड़ी सी नेगेटिव कंटिन्यूटी दिखती है तुरंत क्या हो जाता है, हम उस चीज को पकड़ लेते हैं, ठीक है। खैर, क्रम की अगर बात करते हैं तो आज हम विशेषतः राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। और राज्यपाल की जब बात करते हैं तो कल राज्यपाल के विधायी शक्तियों वगैरह के बारे में हमने चर्चा किया था और शक्तियों को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आंसू जी बिल्कुल, तबीयत तो सही है, बहुत ज्यादा उतना ही सुना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो एक दो दिन का सफर रहता ही है, जल्दी वो भी कवर हो ही जाएगा, ठीक है। तो प्रमुख अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो हम राज्यपाल के रूप में अगर जो बात करें तो राज्यपाल के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण पहलू आता है इनकी शक्ति। राज्यपाल के रूप में अगर देखा जाए तो इनकी क्या क्या शक्तियां हैं और इन्हीं शक्तियों के बारे में हम चर्चा करने वाले थे, ठीक है। क्या हो रहा है, हम यहाँ पे खास करके शक्तियों की जब बात किए थे तो उसी शक्ति के ऊपर ही आधारित करते हुए हमने यहाँ पर रोक दिया था। शक्ति या फिर पावर की जब बात करते हैं तो वहां पे हमने चर्चा भी किया था कि हमारे यहाँ पे तीन अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, शक्तियां होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे तीन प्रमुख संस्थान होता है। जब हम राज्य की बात करते हैं तो इस राज्य में तीन प्रमुख संस्थान होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है आपका किसका? न्यायपालिका का संदर्भ, दूसरा होता है विधायिका का संदर्भ और तीसरा होता है कार्यपालिका का संदर्भ, ठीक है। तो उसकी जब बात करते हैं तो उसका क्रम देखने को मिलता है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे तीन प्रकार की शक्तियों को, ठीक है। क्या हो जाता है, तीन प्रकार की शक्तियों की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाता है, तीन जो शक्तियां हैं जिनमें प्रमुख अगर देखा जाए तो सबसे पहले शक्ति की बात करते हैं तो आपकी कार्यकारी शक्ति। किसकी? कार्यकारी शक्ति। अर्थात अगर जो हम कार्यपालिका की बात करें तो इस कार्यपालिका में राज्यपाल के पास कौन कौन सी विशिष्ट शक्तियां आपको देखने को मिलती हैं। तो कार्यकारी शक्तियों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो आपको क्रम देखने मिलता है वो होता है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। या आप भी पूर्व तरीके से जानते हैं कि इस मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? या आपके राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है। और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति क्या होती है, इन्हीं के द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपके अन्य मंत्री, इन सबकी नियुक्ति क्या होती है, इन्हीं राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। राज्यपाल के द्वारा आपके मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्रियों की जब बात करते हैं तो उनकी नियुक्ति यहाँ पे प्रमुखता से की जाती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो राज्य का जो पहला, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसको हम राज्य महाधिवक्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता भी संज्ञा देते हैं, ठीक है। स्टेट के क्रम में अगर देखा जाए तो जो हमारे प्रदेश का क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण लॉ के क्रम में विधि अधिकारी की जब बात करते हैं जिसका नाम महाधिवक्ता के रूप में देख मिलता है, तो राज्य के महाधिवक्ता की भी नियुक्ति क्या होती है, इसके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो महाधिवक्ता की जब बात करते हैं तो इस महाधिवक्ता की नियुक्ति भी किसके द्वारा किया जाता है? या आपके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
ठीक है, महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता की जब बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारे राज्य के क्रम में क्या होता है, ये पहला विधि अधिकारी माना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, राज्य के क्रम में कानूनी परंपरा की अगर बात करें तो कानूनी परंपरा में क्या होता है, ये पहला विधि अधिकारी माना जाता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल की संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एडवोकेट जनरल की संज्ञा दी जाती है, खास करके महाधिवक्ता की जब बात करते हैं। क्लियर है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, जो हमारे राज्य में चुनाव कराने के लिए एक प्रमुख अधिकारी होता है जिसका नाम होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। क्या नाम होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की जब बात करते हैं तो इस राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति क्या होती है, इन्हीं राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके लिए काम करते हैं, तो आप भी जानते हैं जो केंद्र सरकार का निर्वाचन आयुक्त है वो केंद्र के द्वारा राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद इसके लिए चुनाव कराती है। लेकिन हमारा जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो पंचायती राज व्यवस्था का निर्वाचन कराती है। जैसे गांव पंचायत के चुनाव की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त और इसके सदस्यों की नियुक्ति इसके द्वारा ही की जाती है। और इसी क्रम में जो हमारे प्रदेश में क्या होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है। राज्य लोक सेवा आयोग होता है तो इसके भी अध्यक्ष और साथ ही साथ इसके सदस्यों की नियुक्ति क्या की जाती है, इन्हीं के द्वारा की जाती है, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति क्या होती है, इन्हीं के द्वारा विशेषतः की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इन सारे लोगों की नियुक्ति की जब बात करते हैं तो इन सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इन सबकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट की जब बात करते हैं तो ये विशेषतः राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। क्लियर है, यहां तक बिंदु क्लियर है। खास करके जब हम कार्यकारी शक्ति की बात करते हैं तो राज्यपाल के पास किस किस को नियुक्त करने की शक्ति है, ये खासा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हमने देखा था कि बहुमत दल के नेता के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के अलावा जो मंत्रिमंडल होता है उस मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री, इसके अलावा महाधिवक्ता जिसको हम एडवोकेट जनरल की संज्ञा देते हैं उसकी नियुक्ति, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त जो राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का निर्वाचन कराता है, और साथ ही साथ राज्य लोक सेवा आयोग, चूंकि यूपीएससी के द्वारा आईएएस पीसीएस का चयन होता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे राज्यों में क्या होता है, एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है जो राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों का चयन करता है। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो राज्य के क्रम में जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। यहां तक बिंदु क्लियर है, यहां तक बिंदु क्लियर है, बता दे एक बार कि नहीं ये वाला समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई ऐसा इशू है। ठीक है, यहां तक कोई बिंदु हो, क्लियर है, यहां तक बिंदु क्लियर है ना। खास करके जब हम बात करें अपने प्रदेश में कि राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्ति होती है, तो शक्तियों में जैसा कि हमने पहली शक्ति जो देखी वो देखी आपके कार्यपालिका की, और कार्यपालिका में ये प्रमुखता से कार्य क्या करता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग, इन सबके सदस्य और अध्यक्ष, इन सब की क्या करता है, इसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो नियुक्ति विशेष ध्यान रखिएगा किसके द्वारा होती है, तो ये जो नियुक्ति की जाती है वो विशेषतः आपके राज्यपाल महोदय के द्वारा, किसके द्वारा, राज्यपाल की जब बात करते हैं तो इस राज्यपाल के द्वारा विशेषतः इन सब की क्या होती है, आपकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो नियुक्ति के क्रम में विशेष ध्यान रखिएगा, इन सब की नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्लियर। एडवोकेट जनरल का काम क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये राज्य का महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता एक तरीके से वकील समझते हो, तो वकील क्या करता है, राज्य के क्रम में कोई भी जांच पड़ताल होती है या राज्य के क्रम में कोई ऐसा विवाद होता है तो उन सब पहलुओं की क्या करता है, ये पूरी तरीके से जांच करता है। ठीक है, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा केंद्र सरकार में महान्यायवादी। ठीक है, तो महान्यायवादी क्या करता है,
आपने सुना भी होगा कि ये संसद के दोनों सदनों में जाता है, बैठता है, वहाँ के कार्यवाहियों में भाग लेता है, उसके जो राज्य के क्रम में केंद्र सरकार की जो विभिन्न गतिविधियां उनकी जांच पड़ताल करता है। तो उसी तरीके से इसका क्रम आपके राज्य के क्रम में क्या किया है, डेवलप किया गया है। ठीक है। विधानसभा का चुनाव कौन करता है? अरे चाचा अभी तो बताएं कि हमारे यहाँ पे जो केंद्र सरकार का निर्वाचन आयुक्त है उसके द्वारा क्या होता है, राज्य लोकसभा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो लोकसभा के अलावा राज्यसभा, इनका चुनाव, और साथ ही साथ विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव केंद्र सरकार के निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किया जाता है। जबकि जो हमारी स्थानीय व्यवस्था है, खास करके स्थानीय शासन की, तो उस स्थानीय शासन के अंदर जो चुनाव कराया जाता है वो किसके द्वारा, तो ये राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर जो देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, बिंदु के रूप में अगला जो क्रम आता है वो आता है इसकी विधायिका में क्या क्या शक्ति है। क्योंकि हम जब विधायिका की बात करते हैं, जहां पे विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जाते हैं, सदन की जब बात करते हैं, तो सदन के अंतर्गत इसके द्वारा क्या क्या प्रमुख कार्य किए जा सकते हैं। और सदन की अगर बात करते हैं तो सदन में जो सबसे बड़ा काम करता है वो काम करता है कि सदन को आहत करता है। क्या करता है? सदन को आहत करता है। अर्थात आहत मतलब एक तरीके से बुलाना, यानी कि सदन जब हमारे यहाँ पे क्या होता है, पहली बार चुना जाता है। आपने सुना भी होगा केंद्र सरकार के क्रम में कि हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं, जब पहली बार क्या होता है, चुनाव होता है, तो चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक सेशन बुलाते हैं और उसको संबोधित करते हैं। सेम पैटर्न होता है राज्यों में जब विधानसभा का चुनाव होता है और उसके बाद नई सरकार वगैरह गठित होती है, तो उसके बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे सत्र को आहत किया जाता है, मतलब सेशन को कॉल किया जाता है। सेशन को कॉल किया जाता है अर्थात सत्र को बुलाया जाता है कि अब हमें क्या करनी है, विधानसभा की कार्यवाहियां शुरू करनी है। तो पहला जो सेशन होता है वो इसके माध्यम से कराया जाता है, अर्थात सत्र को बुलाया जाता है। और यहीं पर ही जाहिर सी बात है किसी के माध्यम से क्या किया जाता है, सत्र को खत्म किया जाता है, अर्थात सत्रावसान भी किया जाता है। क्या किया जाता है, जैसे इसने सत्र को बुलाया उसी तरीके से ये क्या करता है, सत्र को खत्म भी करता है, अर्थात सत्रावसान भी करता है। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, सत्र को आहत करता है और सत्र के संदर्भ में अगर बात करें, सत्र को क्या करता है, ये वसान इन द सेंस उसको समाप्त भी करता है। और इसके अलावा इसी विधायिका की जब हमने बात की थी तो आपको भी पता है कि 1/6 सदस्य, कितने, 1/6 सदस्य की जब बात करते हैं तो ये सदस्य जो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जिनको क्या किया जाता है, आपके विधान परिषद में, कहां पे, आपके विधान परिषद में मनोनीत भी किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। विधान परिषद की जब बात करते हैं तो इस विधान परिषद में अलग अलग सदस्यों को इसके द्वारा मनोनीत भी किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी विधायिका में शक्ति होती है। क्लियर है? विधायिका के शक्ति की जब बात करते हैं तो विधायिका के शक्ति के रूप में पहला काम कि सत्र को चालू करना और सत्र को समाप्त करना, ये दोनों इसके काम होते हैं। बाकी 1/6 सदस्य, जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा किया था विधान परिषद का, तो वहां विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन इसके द्वारा ही किया जाता है। क्लियर है? सदन है या सत्र है? भाई सत्र होता है। सदन क्या होता है? सदन इन द सेंस पूरा जो एक तरीके से आपका मेम्बरान होता है। लेकिन जब सत्र की बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे सामान्य तरीके से एक जो आपका क्रम होता है वो होता है मानसून सत्र, बजट सेशन, और फिर आपका देखा जाए तो आपका जो ग्रीष्मकाल का एक सत्र होता है उसकी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपके सत्र बुलाए जाते हैं एक साल में, तो उन्हीं की जब बात करते हैं तो उनका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे विधायी शक्तियां इसकी अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। ठीक है, विधायी के अलावा अगर बात करते हैं तो यही पे ध्यान रखिएगा, कुछ इसके क्या होती है, न्यायिक शक्तियां भी आपको देखने मिलती हैं। किसकी? न्यायिक शक्ति की जब बात करते हैं तो न्यायिक शक्ति इसके पास कौन कौन सी होती है, और न्यायिक शक्तियों के रूप में विशेष ध्यान रखिएगा, इसके पास जो अलग अलग प्रकार की न्यायिक शक्तियां हैं उनका संदर्भ काफी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर जो इनकी बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे अगर जो कोई कानून का उल्लंघन करता है, अर्थात विधि की जब बात करें, विधि इन द सेंस लॉ की जब बात की जाती है कानून की, तो इस विधि के उल्लंघन करने पर, किसके? विधि के उल्लंघन
विधि के उल्लंघन करने पर आप भी जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए हैं कि जिसके अनुसार आपको दंड मिलता है। जैसे हमने बता दिया कि कोई रेड लाइट पार नहीं करेगा जब क्या होगा, हरी बत्ती जलेगी। क्लियर है, हरी बत्ती जलने पर कोई रेड लाइट को पार नहीं करेगा। मतलब जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें भले ही आपको क्लियर है कि रेड लाइट होने पर आपको रुकना है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अगर जो आपकी हरी बत्ती भी होती है तो उस टाइम पे आपको ट्रैफिक लाइन पार नहीं करना है, और अगर जो आप पार करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना होगा। तो इस तरीके से विभिन्न कैटेगरी में आपके अलग अलग क्या होते हैं, कानून बने होते हैं। जैसे मान लेते हैं बिजली चोरी करने पे आपके लिए पकड़े गए तो उसके लिए कुछ जुर्माना हो गया, या किसी की कत्ल कर दी तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, कुछ सजा वगैरह होती है। तो सीधी सी अगर बात करें कि जो हमारे यहाँ पे कानून बनाए गए हैं उस कानून का या तो आप दुरुपयोग करते हैं या तो अपनी मनमर्जी से इस्तेमाल करते हैं, अर्थात विधि के उल्लंघन करने पर। विधि के उल्लंघन करने की अगर बात करें तो आप भी जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास 5 अलग अलग प्रकार की शक्ति है। क्या है, राष्ट्रपति के पास 5 अलग अलग प्रकार की शक्ति है। लेकिन जब हम अपने प्रदेश की बात करें तो हमारे राज्यपाल के पास इस संदर्भ में क्या होता है, इसके पास 4 अलग अलग शक्तियां हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी शक्तियां हैं और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो विधि के उल्लंघन करने पर राज्यपाल के पास, हालांकि राज्यपाल और जो राष्ट्रपति होता है दोनों के पास समान शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास एक जो अलग शक्ति होती है वो ये होती है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। बाकी सारे अधिकार इसके पास ही राज्यपाल के पास भी देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो इस क्रम में ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे विधि उल्लंघन करने पर क्या होता है, हमारे यहाँ पे राज्यपाल अलग अलग कंडीशन में क्या कर सकता है, कुछ एक कार्यवाहियां कर सकता है। जैसे किसी को अगर जो दंड मिल चुका है तो उस दंड को हम क्षमा कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि भैया इस स्टूडियो में पानी गिराना मना है, तो लोगों ने क्या किया, स्टूडियो में पानी गिरा दिया। जाहिर सी बात है सीसीटीवी में हमने देख लिया और पकड़ लिया, तो बोला ये क्या तरीका है, ऐसे काम करोगे? तो फिर बोला नहीं सर ऐसा ना होना चाहिए। तो हमने क्या कहा कि ऐसा करो कि तुम्हारी सैलरी का 5 दिन का क्या होगा, पैसा कट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये तो हमने क्या बोला, इस चीज़ को निर्धारित किया। लेकिन जबकि आप भी जानते हैं कि जो हेड ऑफ डायरेक्टर हैं उनका संदर्भ अलग होता है। तो वो लोग चले गए कहाँ पे, मान लेते हैं राज्यपाल के पास अर्थात हेड के पास, और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है और इस कारण से हमारी 5 दिन की सैलरी कट हो रही है। तो राज्यपाल यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या करा, अच्छा ऐसी बात है, चलो तो हम माफ करते हैं, लेकिन आगे से ये काम ना करना। तो सीधी सी बात है, राज्यपाल अगर जो कोई कानून के नाते आपको अगर जो कोई सजा हो जा रही है तो सजा में क्या कर सकता है, उस सजा को पूरी तरीके से क्षमा कर सकता है। और क्षमा करने के अलावा अगर देखा जाए तो सजा को लघुकरण भी कर सकता है। लघुकरण कैसे, जैसे हमने कहा कि नहीं 5 दिन की सैलरी कटेगी, तो उन्होंने कहा अच्छा 5 दिन नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है आगे भी ना गलती करो तो कम से कम 2 दिन की सैलरी तो कटनी ही चाहिए। अर्थात उस खास करके सजा को हम क्या करेंगे, लघुकरण भी करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, प्रय विलंबन की भी संज्ञा लेंगे। अर्थात सजा को हम प्रय विलंबन के आधार पर भी निस्तारित करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत कंडीशन ऐसी होती है जब सजा आपकी हो जाती है। जैसे मान लेते हैं हमने बोला था 5 दिन की सैलरी कटेगी, और वो बेचारा हर महीने वेट करता है कि कब हमारी सैलरी कटेगी, कब हमारी सैलरी कटेगी, और इसी उम्मीद में वो अपने घर पे चूंकि पापा को पैसा भेजता है, संयोग से उसे ये लगता था कि अगले महीने में हमारी सैलरी कट जाएगी तो हमारे खर्च कम पड़ जाएंगे, और हम सैलरी नहीं काट रहे हैं। तो वो इस मेंटली डिसऑर्डर से काफ़ी लंबे समय से ग्रसित है, और उस कारण से क्योंकि हमने बोला था कि इसी महीने में कटेगी लेकिन हमने ना काटा, तो उस चीज़ को कंटिन्यू हमने लगा 6 महीने 1 साल तक कंटिन्यू रखा। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे केस में कोई एक पर्स की चोरी कर लिया, तो चोरी करने के जुर्म में क्या हो गया, उसको सजा हो गया। अब जेल में बंद होने के क्रम में क्या हो गया, उसकी सुनवाई काफ़ी लंबे समय तक नहीं हुई, और कह सकते हो कि वो 5-7 साल जेल में बंद रहा। किस कारण से, पर्स की चोरी में। तो अब आप बताइए, पर्स की चोरी का जो सजा होना चाहिए वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने जेल होनी चाहिए, वो तो 6 साल जेल काट चुका। तो इस कारण से ऐसी कंडीशनों में अगर जो कहीं पे विलंबन होता है तो उसका भी अधिकार यहाँ पे इसके पास हो जाता है। क्लियर। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो विलंबन के अलावा ये किसी भी सजा को क्या कर सकता है, विराम लगा सकता है। विराम कैसे, तो जनरली आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे एक सजा का प्रावधान होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक सीधा सा एग्जाम्पल, कोई एक महिला है और महिला को क्या हो गया, सजा हो गया। महिला को सजा हुआ, जाहिर सी बात है महिला को कायदे से जेल में जाना चाहिए।
हमें बाद में परिस्थिति पता चलती है कि जिस महिला को सजा हुआ था उस महिला के पेट में गर्भ पल रहा था। अब कायदे से बताइए, महिला की गलती है कि उस गर्भ की गलती है? सीधी सी बात, वहां पे केवल महिला की गलती है, ना कि गर्भ की गलती है। तो वहां पे क्या किया जाता है, सजा में विराम लगा दिया जाता है, अर्थात उस सजा को कुछ स्पेशल टाइम के लिए रोक दिया जाता है कि ये पहले स्वस्थ बच्चे का जन्म दे, उसको एक अच्छा एनवायरमेंट प्रदान करे, बाद में हम क्या करेंगे, इसको सजा देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें क्या होती हैं यहां पे आपको मिलती है। जब हम बात करते हैं विधि उल्लंघन करने के क्रम में, केवल ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, बाकी अगर देखा जाए तो जितनी शक्तियां आपके राज्यपाल के पास होती हैं वही शक्तियां आपके राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो मृत्युदंड को ये माफ नहीं कर सकता है, बाकी सारी शक्तियों का ये इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो मृत्युदंड को ये माफ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये केवल अधिकार क्या है, आपके राष्ट्रपति महोदय के पास है। ठीक है, क्या कर सकता है, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ठीक है, मृत्युदंड को माफ नहीं ये कर सकता है। क्लियर? राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, बाकी सारी चीजों को ये कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जैसा ये सामान्य न्यायालय होता है, इसी प्रकार से एक सैन्य न्यायालय होता है। सैनिकों का अपना न्यायालय होता है। आपने सुना भी होगा कि कभी कभी क्या किया जाता है, सैनिकों को लाइन हाजिर वगैरह कराया जाता है, उनका कोर्ट मार्शल वगैरह कराया जाता है। चूंकि हम अगर जो अपने यहाँ पे बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है, जब तीनों सेनाओं का प्रमुख है तो उसके पास ये शक्ति होगी कि अगर जो किसी भी सैनिक को किसी सैन्य न्यायालय के द्वारा कोई दंड दिया गया तो उसमें कुछ हस्तक्षेप कर पाए। लेकिन राज्यपाल के बारे में हमने नहीं पढ़ा है कि राज्यपाल किसी भी सेना का प्रमुख होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो सैन्य न्यायालय की बात की जाती है, पुलिस कर्मियों के सजा की बात करें या फिर जो हमारे आर्मी से संबंधित जवान होते हैं उनकी अगर बात करें, जहां पे उनको कोर्ट मार्शल या फिर लाइन हाजिर की जाती है, तो इन सब मसलों में इसके पास कोई शक्ति नहीं होती है। तो सीधी सी बात अगर जो करें तो सैन्य न्यायालय के मामले में भी क्या होता है, इसके पास कोई शक्ति नहीं है। क्या है? इसके पास पुनः कोई शक्ति नहीं है। क्लियर है? तो यहां पे बिंदु के रूप में विशेष ध्यान रखिएगा कि हमारे राज्यपाल के पास तीन अलग अलग प्रकार की क्या हो जाती है, यहां पे शक्तियां हो जाती हैं। अभी हमें क्या पता, राज्यपाल मृत्युदंड का है नहीं माफ कर सकता। पूछेंगे किसी दिन आनंदीबेन से जाके, अरे भैया संविधान हमारे यहाँ पे एक बनाया गया है और उस संविधान में ऐसा लिखा गया है। उस समय के लोग इतने जागरूक थे, उन्होंने इस प्रावधान को केवल राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखा है और राज्यपाल नहीं माफ कर सकते, तो हम क्या करें? संविधान में नहीं लिखा गया है, क्योंकि हमारे देश का जो शासन चलता है वो गणतंत्र है और गणतंत्र के अंतर्गत हम संविधान को सर्वोच्च मानते हैं। तो संविधान में जब ऐसा नहीं कोई प्रावधान है तो इस कारण से राज्यपाल नहीं माफ करता है। और कोई दिक्कत? अब कहोगे कि हम राष्ट्रपति काहे नहीं बन पा रहे हैं, ये कौन सा तर्क हुआ? जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ने की अगर जो आपकी औकात है, जाइए चुनाव लड़िए, उसके बाद राष्ट्रपति बनिए। ये तो सर्वविदित अधिकार है। लेकिन यहाँ कमरे में स्टूडियो के सामने चिल्लाने से थोड़ी ना हम राष्ट्रपति बन जाएंगे देश के। ये तो कोई तर्क ना होता है। क्लियर है? जहां तक कोई दिक्कत कोर्ट मार्शल मतलब एक संदर्भ आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ पे कोर्ट मार्शल इन द सेंस कह सकते हो कि ऐसा संदर्भ होता है कि मतलब जहाँ पे क्या किया जाता है, किसी को सजा दिया जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि सैनिक वगैरह क्या करते हैं, जब बहुत सारी चीजें गतिविधियों के रूप में करते हैं तो उनको क्या किया जाता है, सजा दिया जाता है। तो उसी का क्रम आपको देख मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? हो सकता है थोड़ा सा एनर्जी में कमी दिखे, उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत कह सकते हो कि बहुत अच्छा ना है। बस वही है, क्लास लेने चले आए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे क्लास पूरी तरीके से करें, इसमें कोई संशय ना होगा। बस थोड़ा सा सहयोग बनाए रखिएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताएं। ठीक है,
तो यहां तक कोई दिक्कत है? मनोनीत इन द सेंस कह सकते हो कि मनोनीत मतलब होता है कि चूंकि हमारे यहाँ पे कुछ बहुत सारे स्पेशल लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके पास कह सकते हो कि जो जानकारी होती है मतलब पब्लिक फिगर की, तो वो ना होती है। अब जब पब्लिक फिगर नहीं होते हैं तो इस कारण से वो चुनाव वगैरह ना जीतते हैं, तो इसी कारण से क्या किया जाता है, उनको मनोनीत किया जाता है। नहीं, कोर्ट मार्शल से निकाल नहीं दिया जाता है, बस एक काम किया जाता है कि खास करके उनके सेवा को कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहां तक बिज़नेस को ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम बात करते हैं नॉमिनेशन की या फिर आपके यहाँ पे मनोनयन की बात करते हैं। क्लियर है? चलेगा। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो यहीं पे बिंदु के रूप में ध्यान रखिएगा, हम अपने प्रदेश के कुछ एक प्रमुख राज्यपालों की अगर जो चर्चा करें तो कौन कौन से राज्यपाल आपके प्रदेश के देखने को मिलते हैं। तो राज्यपालों का क्रम विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने पीछे भी बताया था, हालांकि अगर जो नहीं बताया था तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो विधान परिषद और जो विधानसभा गठित हुई थी वो कब गठित हुई थी। तो यहाँ पे एक बिंदु नोट ही कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। विधान परिषद की जब बात करते हैं तो इसका गठन जो किया गया था वो किया गया था सन 1921 में। ठीक है, विधान परिषद की जब बात करते हैं तो इसका गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था सन 1921 में। और इसी के साथ अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे जो विधानसभा हुआ था उस विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो विधानसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपके सन 1937 में। क्रम क्या था, तो आप भी जानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग प्रकार की कानून, अलग अलग एक्ट आ रहे थे और उसी आधार पे क्या होता है, इनको डेवलप किया गया था। ठीक है, तो इस कारण ध्यान रखिएगा, विधान परिषद पहली बार गठित हुआ था सन 1921 में और साथ ही साथ विधानसभा हमारे यहाँ पे सन 1937 में बनाई गई थी। क्योंकि आप भी जानते हैं सन 1919 का जो कानून आया था जिसके अंतर्गत क्या किया गया था, कहीं न कहीं राज्यों को क्या किया गया, संघ के अंतर्गत मिला दिया गया। इसी तरीके से जब 35 की बात करते हैं तो 35 भारतीय शासन अधिनियम, जिसके अंतर्गत क्या किया गया, कहीं न कहीं हमारे यहाँ पे जो राज्य थे उनको स्वतंत्र कर दिया गया केंद्र सरकार के साथ। तो इस तरीके से अलग अलग बदलाव अंग्रेजों के द्वारा भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत आपको देख मिलते हैं और उसी बिंदु के तहत हमारे यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया गया और उसी का एक अभिन्न भाग होने के नाते हमारे यहाँ पे क्या किया गया था, राज्यपाल का गठन भी 1921 से किया जाता है। हालांकि हम जो चर्चा करेंगे हम 1921 की नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है अंग्रेजों ने अपने समय पे क्या खाया, क्या पिया, क्या पचाया, उससे बिल्कुल नहीं मतलब। हमारा जो संदर्भ होगा वो आजादी के बाद होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी 1921 में हमारे यहाँ पे सबसे पहले राज्यपाल कौन थे, इनकी अगर बात करते हैं तो इनका नाम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये देश के क्रम में उत्तर प्रदेश के क्या थे, पहले राज्यपाल थे। तो प्रमुख राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो कह सकते हो कि सन 1921 में हमारे प्रांत का नाम था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था, हमारे प्रांत का जो नाम था उसका नाम था संयुक्त प्रांत। और इस संयुक्त प्रांत की जब बात करते हैं तो उसके जो पहले राज्यपाल का नाम देख मिलता है वो हो जाता है सर हरकोट बटलर करके। क्या नाम होता है, सर हरकोट स्पेंसर बटलर। अगर जो इनकी बात करते हैं तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के क्या थे, पहले आपके राज्यपाल थे। क्या नाम था, अगर जो इनकी बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के आपके क्या थे, पहले राज्यपाल थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे जिनका नाम था सर हरकोट स्पेंसर बटलर। प्रमुखता से ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त प्रांत के राज्यपाल थे और संयुक्त प्रांत अर्थात सन 1921 में। कब, सन 1921 में पहले राज्यपाल का जो काम देख मिलता है वो किसके रूप में देख मिलता है, तो यहाँ पे इनका नाम देख मिलता है किसके रूप में, ये देख मिलता है सर हरकोट स्पेंसर बटलर के रूप में। तो हमने चर्चा भी किया कि इनका नाम इस वजह से लिखा क्योंकि ये पहले हैं। हमारे लिए जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से वो होते हैं आजादी के बाद वाले। और आजादी के बाद की अगर बात करते हैं तो इस क्रम में ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा जो देश आजाद हुआ था वो आजाद हुआ था सन 1947 में
और 47 के रूप में अगर देखा जाए तो 47 में जो हमारे प्रदेश के क्रम में पहली बार कोई राज्यपाल बनी तो वो आप भी जानते हैं आजादी के बाद। किसके बाद? आजादी के बाद। और आजादी के बाद भी आप जानते हैं क्योंकि सन 1947 में हमारे प्रदेश का क्या था? हमारे प्रदेश का जो नाम था वो था संयुक्त प्रांत। तो इस तरीके से आजादी के बाद संयुक्त प्रांत के गवर्नर, क्या नाम था? संयुक्त प्रांत के गवर्नर। और आप भी जानते हैं कि आजादी के बाद जो संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे, ठीक है, आजादी के बाद अगर देखा जाए तो आजादी के बाद जो संयुक्त प्रांत के आपके गवर्नर चयनित किए गए थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी आपको देख मिलता है, खास करके वो देखा जाए तो इनका नाम होता है किसके नाम पे? सरोजनी नायडू के रूप में। किसके रूप में? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की जब बात करते हैं तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के क्रम में संयुक्त प्रांत की क्या हुई? पहली राज्यपाल देखने मिलती है। और ध्यान रखिएगा इनका नाम काफी महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि देश के क्रम में और उत्तर प्रदेश के क्रम में ये क्या हो जाती हैं? ये पहली महिला राज्यपाल होती हैं। क्या होती हैं? महिला के क्रम में ये पहली महिला राज्यपाल हो जाती हैं। और इनको ही हम क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं तो इनका नाम भी इन्हें दिया जाता है। ठीक है, तो सरोजनी नायडू विशेष ध्यान रखिएगा ये आपके उत्तर प्रदेश की क्या होती है? ये पहली राज्यपाल हो जाती है। ठीक है, तो अगर जो हम यहां से क्रम डालना चालू करें तो कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू के रूप में है। किसके रूप में? सरोजनी नायडू की जब बात करते हैं तो उनके नाम पे इनका नाम देखने मिलता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे हमने मुख्यमंत्री के शासन में देखा था कि बहुत सारे मुख्यमंत्री आपके आए थे लेकिन बीच बीच में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो इसी क्रम में क्या होता है? कई बार ऐसा सीन होता है जैसे अभी मध्य प्रदेश का सीन था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आप भी जानते हैं कि राज्यपाल नहीं थे, तो राज्यपाल नहीं थे तो आनंदीबेन पटेल को क्या किया गया? वहां का कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया गया। सेम पैटर्न आपको देख मिलता है कि हमारे यहाँ पे क्या किया गया था? जब कुछ एक राज्यपाल नहीं होते हैं पद पे, मतलब सीट खाली होती है, तो किसी दूसरे राज्यपाल को क्या किया जाता है? यहाँ का कार्यवाहक राज्यपाल बना दिया जाता है। तो कुछ एक नाम ऐसे बीच में देख मिलते हैं, तो उनके नाम परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, उनकी हम चर्चा इसी कारण से नहीं करेंगे। हम केवल प्रमुख नामों की चर्चा करेंगे जिनके क्रम राज्यपाल के रूप में दिख मिलते हैं, क्योंकि सीधा सा प्रश्न यही पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इनमें से कौन नहीं थे। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा यहां पे हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल तो उनका नाम होता है सरोजनी नायडू, और देश के क्रम में और प्रदेश के क्रम में ये आपकी क्या हो जाती है? पहली महिला हो जाती है। क्लियर है? इसके बाद अगर जो हम बात करते हैं तो यहां पे ध्यान रखिएगा दूसरे राज्यपाल के रूप में, और दूसरे राज्यपाल की जब बात करते हैं तो इनका नाम विशेष करके एच.पी. मोदी। क्या नाम होता है? एच.पी. मोदी। और एच.पी. मोदी की जब बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश के क्या हो जाते हैं? अगले राज्यपाल के रूप में देखने को मिलते हैं। क्या हो जाते हैं? ये आपके अगले राज्यपाल के रूप में देखने मिलते हैं। और यहीं पर ध्यान रखिएगा इन्हीं के कार्यकाल में अब हमारे उत्तर प्रदेश का नाम भी चेंज हो जाता है, अर्थात यूं कह सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हो जाते हैं। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सरोजनी नायडू के ऊपर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल तो सरोजनी नायडू, लेकिन चूंकि हमारी बौद्धिक क्षमता उतनी विकसित है, हम चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इस चीज का भी थोड़ा सा अंतर अगर जो कर पाए तो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि सन 1947 में हमारे प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। हमारे प्रदेश का जो नाम चेंज हुआ है वो 24 जनवरी सन 1950 को चेंज हुआ है। तो इस कारण से कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल बने वो आपके एच.पी. मोदी के रूप में देखे मिलते हैं। ठीक है, किसके रूप में? एच.पी. मोदी की जब बात करते हैं तो इनका नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? दूसरे के बाद जो आपके तीसरे नंबर के आते हैं, खास करके इनकी अगर बात करते हैं तो इनका नाम होता है के.एम. मुंशी। क्या नाम होता है? के.एम. मुंशी। आपने संविधान सभा में एक नाम सुना होगा के.एम. मुंशी का, जिनका नाम था कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। क्या नाम था? कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। अगर जो इनकी बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश के क्या हो जाते हैं? अगले राज्यपाल हो जाते हैं। ठीक है, संविधान सभा में आप भी जानते हैं इनका नाम सुना होगा के.एम. मुंशी के रूप में। क्या नाम था? के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी की जब बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश के क्या हो जाते हैं? अगले राज्यपाल के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है?
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। क्या हो जाता है? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की जब बात करते हैं तो इनका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें समझना क्या है, देखो ये बिंदु तो क्लियर है ना। हमारे उत्तर प्रदेश के क्रम में जो पहली बार राज्यपाल बनी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू। इसमें तो कोई संशय नहीं। क्यों? क्योंकि सरोजिनी नायडू जैसे देश आजाद हुआ उसी के बाद राज्यपाल बनी। तो इस कारण से इनके नाम पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। लेकिन यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं उस लोकेशन के हिसाब से, उस नाम के हिसाब से, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का जो नाम था सन 47 में तो वो था संयुक्त प्रांत। आप भी जानते हैं इस बिंदु को। हमारे प्रदेश का नाम जो बदला गया वो 24 जनवरी सन 1950 को बदला गया। तो इस कारण से उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल की जब बात करते हैं तो उनका नाम होता है एचपी मोदी। हालांकि आप भी जानते हैं जब हमारे सामने प्रश्न आता है, जो ऑप्शन आते हैं उसमें ऑप्शन हमेशा सही होता है सरोजिनी नायडू का, लेकिन आपके अवेयरनेस के नाते हम इन चीज का थोड़ा सा यहाँ पे डिक्सेशन करने की बात करें कि आपको ये बिंदु भी क्लियर होना चाहिए। क्योंकि 24 जनवरी सन 1950 को जब हमारे प्रदेश का नाम बदला गया था तो उस टाइम पे राज्यपाल जो थे वो आपके राज्यपाल इसी रूप में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आपके तीसरे नंबर के हो जाते हैं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। क्लियर है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, अगले राज्यपाल का जो नाम आता है वह आता है 14 नंबर का, और 14 नंबर की जब बात करते हैं तो उनका नाम होता है बारहगिरी वेंकटगिरी। क्या नाम होता है? बारहगिरी वेंकटगिरी। बारहगिरी वेंकटगिरी की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं इनका नाम क्या था? तो शॉर्ट में इनको बीबी गिरी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बीबी गिरी बोला जाता था। इनका नाम थोड़ा महत्वपूर्ण इस वजह से है, क्यों? क्योंकि बीबी गिरी साहब आगे चल के क्या हुए थे? ये देश के राष्ट्रपति भी बने थे। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के कौन ऐसे राज्यपाल थे जो आगे चल के क्या हो गए, कहीं ना कहीं आपके देश के राष्ट्रपति भी बने थे। तो ध्यान रखिएगा, बीबी गिरी की जब बात करते हैं तो बीबी गिरी, जिनको हम बारहगिरी वेंकटगिरी कहते हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी बने और साथ ही साथ आगे चल के क्या हो गए, ये आपके देश के राष्ट्रपति भी बने थे। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, अगला जो नाम आपको देख मिलता है वो होता है बी रामकृष्णा राव के रूप में। किसके रूप में? अगर जिनकी बात करते हैं तो वो नाम होता है बी रामकृष्णा राव के रूप में। ठीक है, तो बी रामकृष्ण राव की जब बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश के क्या हो जाते हैं? अगले राज्यपाल के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बी रामकृष्ण राव की जब बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश के क्या हो जाते हैं? अगले राज्यपाल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, अगले राज्यपाल का जो नाम आता है वो आता है विश्वनाथ दास के रूप में। किसके रूप में? अगले राज्यपाल होते हैं आपके विश्वनाथ दास के रूप में। विश्वनाथ दास, विश्वनाथ दास की जब बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश के क्या हो जाते हैं? अगले राज्यपाल के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, बेजवाड़ा, क्या नाम होता है? इनका नाम होता है बेजवाड़ा रेड्डी। क्या नाम होता है? बेजवाड़ा की जब बात करते हैं तो बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी, बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी, जिनको हम बी गोपाल रेड्डी के रूप में भी जानते हैं। क्या बोला जाता है? बी गोपाल रेड्डी, या इनका पूरा नाम बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी। अगर जो इनकी बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश के क्या हो जाते हैं? अगले राज्यपाल के रूप में देखने को मिलते हैं। क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपके अगले राज्यपाल खास करके अकबर अली के रूप में। किसके रूप में? अगले राज्यपाल की जब बात करते हैं तो आपके अगले राज्यपाल खास करके अकबर अली खान के रूप में। अकबर अली खान, अकबर अली खान की जब बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश के क्या हो जाते हैं? अगले राज्यपाल के रूप में देखने को मिलते हैं। क्लियर है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, अगले राज्यपाल जो होते हैं उनका नाम होता है मैरी चेन्ना रेड्डी। क्या नाम होता है? मैरी चेन्ना रेड्डी। मैरी चेन्ना रेड्डी की जब बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश के क्या हो जाते हैं? अगले राज्यपाल के रूप में देखने को मिलते हैं। क्या होता है? मैरी चेन्ना रेड्डी की जब बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश के अगले राज्यपाल हो जाते हैं। प्रमुखता से अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, अगले राज्यपाल का नाम जो देखने मिलता है वो हो जाता है गणपत देव जी तापसे। क्या नाम होता है? अगले राज्यपाल हो जाते हैं गणपत देव जी तापसे।
गणपत देव जी तापसे, अगर जो इनकी बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश के क्या हो जाते हैं, अगले राज्यपाल के रूप में देखने को मिलते हैं। क्लियर है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपके अगले राज्यपाल जिनका नाम देख मिलता है चंदेश्वर के नाम से, खास करके चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, क्या नाम होता है, अगर इनकी बात करते हैं तो इनका नाम होता है चंदेश्वर, क्या नाम होता है पूरा, चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह। अगर इनकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, तो ये हमारे प्रदेश के अगले राज्यपाल हो जाते हैं। क्लियर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपके अगले राज्यपाल, और अगले राज्यपाल के रूप में जो नाम देख मिलता है वो हो जाता है मोहम्मद उस्मान का, क्या नाम होता है, अगले राज्यपाल के रूप में नाम आता है मोहम्मद उस्मान आरिफ, मोहम्मद उस्मान आरिफ। ये हमारे प्रदेश के क्या होती हैं, ये हमारे प्रदेश के अगले नंबर अर्थात 12वें नंबर के राज्यपाल हो जाते हैं। क्लियर। देखो जरूरी की अगर बात करते हैं तो जरूरी तो हमारे लिए कोई नहीं है, ठीक है, और कह सकते हो कि ये सारे चूंकि नाम है तो इस कारण से हो सकता हो कि आपको थोड़ा सा और भी फील हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे अमित, सुमित, अविनाश, संजय, पिंकी इस टाइप का कोई नाम नहीं दिख मिल रहा है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से पकड़ पकड़ के लाते थे, राज्यपाल बना देते थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि ये हमारे प्रदेश में राज्यपाल बने हैं तो इनका नाम तो नहीं पूछा जाता परीक्षा में, वास्तविक बात है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि जैसे इनमें से कौन से राज्यपाल नहीं थे, या फिर इनमें से कौन मुख्यमंत्री नहीं थे, इवन आपके प्रदेश के कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो आगे चल के राष्ट्रपति बने, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, या फिर इनमें से कभी कभी किसी का पूरा नाम पूछ लेता है। जैसे हमने बोला ना कि बी गोपाल रेड्डी, तो बी गोपाल रेड्डी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि ये बैजवाड़ा गोपाल रेड्डी थे और ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने थे। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है, कहीं न कहीं छोटे छोटे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी कारण से कह सकते हो कि आपको ये चीजें थोड़ी बहुत ऑड लग रही होंगी, मतलब बड़ा मजा ना आ रहा होगा, क्योंकि 20 रुपए की फरमाइश प्रोग्राम थोड़ी ना चल रही है कि 20 रुपए दो तो एक काम की बात बताऊं, ठीक है। तो 20 रुपए यहाँ पे ना तो आप दे रहे हैं, ना तो हम 20 रुपए में काम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से परेशान मत होइए। क्लियर। मेन लिखाने का क्या पर्पज है, मेन क्या होता है, पहले ये तो हमें बता दो, हम मेन का संदर्भ ना समझ पाते। ये जब आप कोई करते हैं ना बात मेन लिखा दो, तो हम उससे एक ही सजेशन करते हैं कि भैया अपना क्वेश्चन पेपर बोर्ड से निकलवा लो, क्योंकि वहां पे केवल 50 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, केवल 50 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस 50 क्वेश्चन को ही याद करो ना, बाकी काहे इतना टाइम पास कर रहे हो, केवल उस 50 क्वेश्चन पे मेहनत करो। क्लियर है। कार्यकाल नहीं पूछा जाता, इस कारण से नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है, कार्यकाल नहीं लिखा जा रहा है तो इस कारण से उसको हम नहीं दिखा रहे हैं, कार्यकाल का क्रम, ठीक है। नहीं पता चले इतने में तो आप परेशान हो जा रहे हो, अगर जो टाइम पीरियड भी लिखा देंगे तब तो और क्या होगा, ऊपर चले जाओगे, ठीक है। क्लियर है। गोरखपुर में देखे हो, अच्छी बात है, ठीक है, यहां तक बिंदु क्लियर है। 12 खास करके अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा, मोहम्मद उस्मान आरिफ के रूप में, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अगले राज्यपाल के रूप में 13वें नंबर की जब बात करते हैं तो 13वें नंबर के राज्यपाल कौन थे, तो उनका नाम जो आपको मिलता है वो हमारे यहाँ पे हो जाता है बी सत्यनारायण रेड्डी। क्या नाम होता है, वी सत्यनारायण रेड्डी, बी सत्यनारायण रेड्डी। अगर जो इनकी बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश के क्या हो जाते हैं, अगले राज्यपाल के रूप में देख मिलते हैं, ठीक है। तो बी सत्यनारायण रेड्डी की जब बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश के क्या हो जाते हैं, अगले राज्यपाल के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अगले राज्यपाल तो वो होते हैं मोतीलाल बोरा के रूप में। किसके रूप में, मोतीलाल बोरा, मोतीलाल बोरा। अगर जिनकी बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश के क्या हो जाते हैं, 14वें नंबर के राज्यपाल हो जाते हैं। क्लियर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, मोतीलाल बोरा के बाद जो हमारे अगले राज्यपाल आते हैं उनका नाम होता है सोमेश भंडारी। क्या नाम होता है, सोमेश भंडारी। ये हमारे प्रदेश के क्या हो जाते हैं, अगले राज्यपाल के रूप में देख मिलते हैं, ठीक है। सोमेश भंडारी, अरे रोमेश भंडारी है, माफ करिएगा, रोमेश भंडारी ना कि सोमेश है, ठीक है।
रोमेश भंडारी की जब बात करते हैं तो रोमेश भंडारी का नाम इसमें प्रमुखता से आपको मिलता है आपके 15वें नंबर के राज्यपाल के रूप में। क्लियर है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, अगले राज्यपाल आपके आते हैं सूरज भान। क्या नाम होता है? सूरज भान। ठीक है, सूरज भान की जब बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश के क्या हो जाते हैं? अगले राज्यपाल हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अगले राज्यपाल आपके होते हैं विष्णुकांत शास्त्री के रूप में। किसके रूप में? विष्णुकांत शास्त्री के रूप में। विष्णुकांत शास्त्री की जब बात करते हैं तो ये आपके अगले राज्यपाल के रूप में होते हैं। क्लियर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अगले राज्यपाल की जब बात करते हैं तो उनका नाम होता है आपके टीबी राजेश्वर। क्या नाम होता है? अगले राज्यपाल की जब बात करते हैं तो उनका नाम होता है टीबी राजेश्वर। टीबी राजेश्वर ये आपके उत्तर प्रदेश के क्या हो जाते हैं? 18वें नंबर के राज्यपाल हो जाते हैं। क्लियर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, अगले राज्यपाल होते हैं BL जोशी। क्या नाम होता है? BL जोशी। BL जोशी ये हमारे प्रदेश के 19वें नंबर के राज्यपाल होते हैं। और BL जोशी के बाद अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, आपके पिछले राज्यपाल जिनका नाम आप बड़े स्तर पे जानते होंगे, राम नाईक के रूप में। किसके रूप में? राम नाईक की जब बात करते हैं तो राम नाईक हमारे प्रदेश के क्या हो जाते हैं? पिछले राज्यपाल, अर्थात कह सकते हैं कि अगले क्रम में देख मिलते हैं। बाकी अगर जो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान नाम से ही पता है, वर्तमान के बारे में आप विधिवत जानते हैं। ये हो जाती हैं 21वें नंबर की राज्यपाल जिनका नाम होता है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल की जब बात करते हैं तो इनका नाम विशेष ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। अब सबसे पहली बात आनी चाहिए कि ये राज्यपाल कब बनी थी, तो ये बनी थी 27/7/2009 से। कब से? 27/7/2019 से ये बनी है और तब से क्या है, ये वर्तमान में कार्यरत है। ठीक है, तो 27/7/2019 से लेकर के अभी भी क्या है, ये आपके पद पर बनी है। ठीक है, क्या हो जाता है, अगर जो इनकी बात करते हैं तो इनका क्रम खास करके राज्यपाल के रूप में ध्यान रखिएगा। आनंदीबेन की अगर बात करते हैं तो आनंदीबेन के रूप में, खास करके जब इनकी बात करते हैं तो इनका क्रम आपको मिलता है उत्तर प्रदेश के क्रम में, चूंकि ये वर्तमान राज्यपाल है और वर्तमान के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इनका कार्यकाल विशेष करके। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दें। क्यों? क्योंकि हो सकता हो कि इस क्लास को थोड़ा हम शार्ट ही रखने की कोशिश करें, क्योंकि एक तो अपनी भी हिम्मत ना हो रही है और दूसरी इस चीज की जब बात करते हैं। ठीक है, यहां तक अगर जो कोई संशय हो तो 1 मिनट के लिए बता दें। आज आपसे हम विशेष क्षमा चाहेंगे, लेकिन फिर भी, हालांकि ऐसा कभी ना होगा, ना फ्यूचर में ना पास्ट में। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर जो आपको लगता है कि नहीं, तो खड़े होने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर जो इफेक्टिव चीजें ना हो। क्लियर है, तो आपके सामने है चीजें। बाकी अगर जो कोई दिक्कत हो तो बताएं। हेडिंग डाल के बताने का क्या मतलब है? हेडिंग तो आपके सामने है, हाँ बता दो। हेडिंग की जब बात करते हैं तो हेडिंग के क्रम में आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो हेडिंग का क्रम है वो क्या है, केवल नंबर की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्रम पूछा जा सकता है, हमने बताया ना कि सीधा सा क्रम हो सकता है कि हमारे यहाँ पे ये बता दीजिए कि सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमारे प्रदेश के राज्यपालों के क्रम में कौन से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं है। एक तो सीधा संदर्भ हो सकता है, और इसके अलावा अगर देखा जाए, ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अलावा बाकी क्रम हो सकता है। ठीक है, बाकी क्रम हो सकते हैं। और क्रम में हमने बताया ना कि जो नाम इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमने बता भी दिया। ठीक है, नामों की जब बात करते हैं तो पहला नाम सरोजिनी नायडू, जहां पे आपको कंफ्यूजन होती है, ये पहली महिला राज्यपाल है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एचपी मोदी, एचपी मोदी का नाम इस वजह से हमने आपको इंडिकेट किया क्योंकि ये उस समय राज्यपाल थे जब आपके उत्तर प्रदेश का नाम चेंज किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950, तो उस टाइम पे इनका नाम देख मिलता है। संविधान सभा के एक मेंबर जो कि आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम KM मुंशी था। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो अंग्रेज अधिकारी के रूप में सर हरकोट स्पेंसर बटलर के रूप में थे।
बाकी हमने बताया कि 12 गिरी वेंकट गिरी, जो कि आगे चल के देश के राष्ट्रपति भी बने थे। बाकी आप नाम जानते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो अगला नाम जो आता है वो वर्तमान का आता है, और वर्तमान से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा आनंदीबेन पटेल, और इस आनंदीबेन पटेल की जब बात करते हैं तो ये आपके उत्तर प्रदेश की क्या हो जाती हैं, पहली राज्यपाल के रूप में देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। हाँ बिल्कुल, बाकी सारी चीज़ों को हम अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए आपसे क्षमा भी चाहेंगे, बाकी क्या ही कहा जाए, ठीक है। कोई समस्या लगती है तो आप 2 मिनट के लिए बता दें, हम चैट को देख रहे हैं, ठीक है। हम आपकी चैट को देख रहे हैं, बस आपके सामने नहीं है, बस ये मान लीजिए, क्योंकि हम चैट कंप्यूटर के माध्यम से चल रहा है और उसकी चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, हार्ट टी पियेंगे, परेशान मत होइए, हार्ट टी तो पी रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है। क्लियर है। प्रेबलंबन मतलब वही होता है कि मतलब एक तरीके से रोक देना, ठीक है। काढ़ा पीना, काढ़ा पियेंगे, परेशान ना हो। क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बता दें। हाँ हाँ, यूट्यूब पे क्लास होगी, ठीक है, परेशान मत हो, यूट्यूब पे क्लासेस सारी होंगी, बस वही है थोड़ा सा एनर्जी का लेवल डाउन होगा, ठीक है। ऐसी ना है क्लासेस बंद होंगी, बस वही है, दवा हमने ले लिया है पूरी तरीके से, ऐसी बात ना है, क्योंकि हमें भी पता है यहाँ पे हमारे कोई जानने वाले ना है, तो दवा तो हमने पूरी तरीके से ले लिया है, क्योंकि दवा ही एक सहारा होती है। वो एक्चुअली थोड़ा सा वही है ना, मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से चीज़ें बदल रही हैं, वायरल कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक अगर जो कोई बिंदु हो तो बताएं एक बार। कोई दिक्कत? गुड़ पी ले, अच्छा गुड़ पी लेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारी हालात खराब है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो ठीक है, तो फिर रखें फिर आज की क्लास को, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। उम्मीद करते हैं कल की क्लास में